Moving on. Now let's come to the classification of living organisms. हमारे पास in this entire world, on this planet, we have a lot of organisms. अलग अलग habitats में, अलग अलग environment में, अलग अलग तरीकों के, अलग अलग kingdoms के हमारे पास बहुत सारे organisms हैं. And we cannot say कि सारे एक जैसे हैं. उनकी क्या कहते हैं, they are different, right? I cannot say that a plant and an animal, even though I know both of them are living organisms, I can't classify plant and animals as same. So इस पे हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत रिसर्च की और बहुत क्लासिफिकेशंस के बाद पहले हमारे पास 3 किंगडम्स होते थे, अब 3 किंगडम्स से वी हैव 5 किंगडम्स एंड दोस 5 किंगडम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. लेकिन the biggest what do you say distinguishing factor which we have between these 4 kingdoms and this one kingdom called the kingdom of prokaryotes or bacteria is basically their cell. यानी इनके जो cells हैं वो किस तरह से different है. हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट. ठीक है, अब प्रोकैरियोट का क्या मतलब होता है? एक सेकेंड. प्रो, इट्स अ लैटिन और अ ग्रीक वर्ड प्रोकैरियोट जहां से हम डिराइव करते हैं. प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, और कैरियन इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड फॉर न्यूक्लियस. सो प्रोकैरियोट का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस. नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है. नाउ डज दैट मीन कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है? और अगर जेनेटिक मटेरियल इनके पास नहीं है तो फिर ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का देयर टू प्रो टू हैव अ न्यूक्लियस. वाई? किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल होना चाहिए. ठीक है, ये पहली चीज हमने सेल थ्योरी में पढ़ी कि एक ऑर्गेनिज्म तब तक ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई नहीं कर सकता तब तक कि उसके पास सेल ना हो. और अगर उसके पास सेल है तो सेल में प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए और प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि उसके पास जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए. तो क्या प्रोकैरियोट्स के पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता? बिल्कुल होता है. तो फिर हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स? दे आर डिफरेंट इन अ वे कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस नहीं होता. एंड व्हाट डज दैट मीन? दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? आई विल जस्ट ड्रॉ अ ट्रू न्यूक्लियस फॉर यू ऑल. ओके, एंड हमारे पास बेसिकली इसमें आ जाएंगे थोड़े से हमारे न्यूक्लियर पोर्स. जस्ट लेट मी ड्रॉ देम. ओके, नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल अ ट्रू न्यूक्लियस. अब इस ट्रू न्यूक्लियस में व्हाट आर द हाइलाइट्स? यहाँ पर इफ यू कैन सी, ये हमारे पास 2 मेम्ब्रेन्स हैं और ऑब्वियसली इन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में गैप्स हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स बुलाते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास सब्सटेंसेस कैन एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम दैट न्यूक्लियस. अब हमारे पास मेम्ब्रेन 2 होती हैं न्यूक्लियस में, और जब तक हमारे पास इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बुलाते हैं बेसिकली. हमारे पास जब तक मेम्ब्रेन बाउंड अराउंड द जेनेटिक मटेरियल, ये हमारे पास डीएनए है फॉर एग्जांपल, जब तक डीएनए के इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स नहीं होंगी, वो डीएनए जब तक के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स उसको रैप नहीं कर रही होंगी, उसको सराउंड नहीं कर रही होंगी, तब तक वो न्यूक्लियस नहीं होगा. A genetic material surrounded by a double membrane, that is basically a true nucleus. But अगर ये सब ना हो, okay, if we do not have all of this, we just have a genetic material lying nakedly, यानी उसको कोई कवरिंग, कोई भी क्या कहते हैं मेम्ब्रेन उसको रैप नहीं करी. ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल और योर डीएनए. ठीक है, इसको कोई भी चीज सराउंड नहीं कर रही, रैप नहीं कर रही, कवर नहीं कर रही, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. तो ऐसे न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो हम इसको नेकेड डीएनए कहते हैं. And we say that there is no true nucleus over here. Why? Because there is no membrane bound around this genetic material.
ठीक है। अच्छा, इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इट इज यूजुअली कॉइल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन अ रीजन. So a nucleus is a true nucleus if it's only surrounded by, yes. If a nucleus is a true nucleus if it has a double membrane. I've written it down for you guys. Nucleus contains genetic material. If it is enclosed by a membrane, it is called a true nucleus. तो हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस सारे यूकेरियोट्स में होता है, जो कि हमारे पास प्रोटोक्टिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया, ये चारों किंगडम्स में हमारे पास इन सब स्पीशीज के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है. ठीक है. ट्रू न्यूक्लियस क्या है? अ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. ठीक है. बैक्टीरिया जिनको हम प्रोकैरियोट्स बुलाते हैं, जिनके किंगडम को हम किंगडम प्रोकैरियोटा बोलते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. एंड सिर्फ यही नहीं कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, फॉर एग्जाम्पल गोल्जी बॉडीज, जिनको हम आगे प्रॉपरली इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस पढ़ेंगे. और हम उनमें पढ़ेंगे कि ये सारे जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं, जिनको मैंने अभी नाम लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, ऑल ऑफ दीज, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड. इनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं. तो आपको कभी भी एक बैक्टीरिया, एक प्रोकैरियोट के अंदर किसी भी किस्म का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नजर नहीं आएगा. ना आपको कोई माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा, ना क्लोरोप्लास्ट, ना आपके पास गोल्जी बॉडीज. एनी ऑर्गेनेल जिसकी कैरेक्टरिस्टिक, जिसके स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन होगी, ऐसा ऑर्गेनेल हमारे प्रोकैरियोट्स, हमारे बैक्टीरिया में नहीं होगा. So not only prokaryotes do not possess a true nucleus, they also do not possess any membrane bound organelle. तो आप लोगों को इस तरह से चेकलिस्ट बनानी है कि अच्छा, किसी भी चीज में अगर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है, तो वो फकत और फकत क्या होगा? हमारा बैक्टीरिया यानी किंगडम प्रोकैरियोट से बिलोंग करेगा. ओके. एंड देयर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे आर यूनिसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर का क्या मतलब है? दैट दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. यानी कि मेरे पास, मैंने ये बैक्टीरिया अगर बनाया, बैक्टीरिया में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लासेस बैक्टीरिया के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. बट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया इज बेसिक. आपको सिर्फ एक सेल नजर आ रहा है यहाँ पे, मैंने बहुत सारे सेल्स नहीं बनाए, मैंने कोई टिश्यू नहीं बनाया. क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. दे आर यूनिसेल्यूलर, दे आर नॉट मल्टीसेल्यूलर. हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एक जैसे बैक्टीरिया एक साथ रहकर एक कॉलोनी बना लें. यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक नेबरहुड में रहते हो, आप एक कॉलोनी में रहते हो, आप लोगों के अपने पर्सनल जाती घर हैं, लेकिन एक जैसे घर एक ही गली में हुए, हम उसको कॉलोनी कहते हैं. क्या इसका मतलब है कि एक कॉलोनी में एक ही फैमिली रहती है? नहीं. दे आर इंडिविजुअल फैमिलीज, देर आर इंडिविजुअल हाउसेज, बट बिकॉज they are the same size, or they are the same shape, or they are the same locality, we're identifying that region as a colony. यानी सबके अलग अलग अपने जाती घर हैं, लेकिन जब वो एक साथ एक जगह में है तो हम उसको कॉलोनी बुलाते हैं. उसी तरह से एक सेल से बने हुए बहुत सारे बैक्टीरिया, यानी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव ई कॉली बैक्टीरिया, ई कॉली बैक्टीरिया आपके गट में रहता है. सो एक गट में अगर कोई 10,000 ई कॉली बैक्टीरिया रहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ई कॉली बैक्टीरिया ने एक ऑर्गेनिज्म बना दिया मेरे गट के अंदर. नहीं. A colony of E. coli bacteria is existing in me, और हर E. coli bacteria सिर्फ एक सेल से बना हुआ होगा. So prokaryotes, they do not have a true nucleus, they do not have any membrane bound organelles, and they are strictly unicellular. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हुआ होगा, एक से ज्यादा सेल से नहीं बना हुआ होगा. Any questions so far about prokaryotes? Okay. Now coming to eukaryotes. यूकेरियोट्स क्या होता है? यूकेरियोट्स कंप्लीटली आप ऑपोजिट समझ लो प्रोकैरियोट्स का, टू द मेजॉरिटी एक्सटेंट. सो बेसिकली यूकेरियोट्स हैव अ ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस को हमने अभी आइडेंटिफाई किया है कि अ जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड और सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, दैट इज अ ट्रू न्यूक्लियस. तो अगर आपके पास एक डिस्टिंग्विश्ड न्यूक्लियस है, यानी एक क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड या डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके पास ट्रू न्यूक्लियस है. And now the next part is saying often multicellular. जब हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि they are strictly unicellular. आपको कभी भी कोई मल्टी सेल्यूलर बैक्टीरिया नजर नहीं आएगा.
हर बैक्टीरिया एक ही सेल से बना हुआ होता है, बट इन यूकेरियोट्स आपके पास आपको मल्टी सेल्यूलर स्पीशीज भी मिलेंगे और आपको क्या कहते हैं यूनिसेल्यूलर स्पीशीज भी मिलेंगे। नाउ प्लांट एंड एनिमल्स दे आर स्ट्रिक्टली मल्टी सेल्यूलर। आपने कभी भी कोई एक सेल से बना हुआ एनिमल नहीं देखा होगा, आपने कोई भी एक सेल से बना हुआ इंसान नहीं देखा हुआ होगा। प्लांट्स और एनिमल्स हाईली इवॉल्व फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। यानी बेसिकली है क्या, हम एवोल्यूशन की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास सबसे पहली स्पीशी ऑन अर्थ जो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है, आई नो एवोल्यूशन थोड़ा सा रिलीजियसली कॉन्ट्रडिक्टिंग टॉपिक हो जाता है, बट एवोल्यूशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग prokaryotes were the first type of organisms to inhabitate the earth। यानी अर्थ में सबसे पहला जो सेल है, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। और प्रोकैरियोट्स इवॉल्व होकर क्या बने, यूकेरियोट्स बने। और यूकेरियोट्स की भी एवोल्यूशन होती गई होती गई होती गई होती गई और हमारे पास द मोस्ट इवॉल्व स्पीशी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जितनी स्पीशी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उतनी ज्यादा वो इवॉल्व्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैक्टीरिया को देखो, एक सेल से बना है, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है। ऑल्दो दे देमसेल्व्स बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो तबाही मचाने के लिए वो एक सेल भी काफी है। बट एक सेल बजाते खुद जब आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हो, उसका फंक्शन पढ़ रहे होते हो, तो बहुत सिंपल होता है। बनस्बत आप एक इंसान उठाओ, इंसान में कितने ज्यादा ऑर्गन्स हैं, कितने ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स इंटरैक्ट करके एक इंसान को बना रहे होते हैं और हमारा सिस्टम बिल्कुल अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी इवॉल्व स्पीशीज। दे आर स्ट्रिक्टली मल्टीसेल्युलर। आपने कोई प्लांट एक सेल से बना हुआ नहीं देखा होगा, आपने प्रॉपर छोटे से छोटा प्लांट भी होगा तो उसमें जाइलम और फ्लोएम होगी। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं और टिश्यूज बहुत सारे सेल्स के मिलने से बनते हैं। तो हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर स्ट्रिक्टली मल्टीसेल्युलर, इसमें आपको कोई यूनिसेल्युलर स्पीशी नहीं मिलेगा। यूनिसेल्युलर स्पीशीज आपको कहाँ मिलेंगे, यूकैरियोट्स में। आपको यहाँ पर यूनिसेल्युलर स्पीशीज मिल सकता है और फंगाई में मिल सकता है। और फंगाई में भी खाली देयर इज ओनली वन यूनिसेल्युलर स्पीशी। एक ही एक्सेप्शन है, exception of one unicellular species, जो कि आपके पास क्या है, यीस्ट है। यीस्ट के अलावा जितने भी फंगाई हैं अर्थ पे वो सारे मल्टीसेल्युलर हैं, सिर्फ एक यीस्ट ऐसा फंगाई है जो कि यूनिसेल्युलर है। सो दिस इज मेजरली मल्टीसेल्युलर, दीज आर स्ट्रिक्टली यूनिसेल्युलर। तो ऐसा नहीं है कि यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स नहीं होते, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स होते हैं। एक हमारे पास फंगाई में एग्जांपल है यीस्ट की, और दूसरा प्रोटोक्टिस्टा में तो खैर बहुत सारे मल्टीसेल्युलर भी होते हैं और यूनिसेल्युलर भी होते हैं। बेसिकली जो प्रोटोक्टिस्टा को हम ना इस तरह से कहते हैं कि प्रोटोक्टिस्टा एज अ डम्पस्टर, जो इन चारों में से कहीं पर भी फिट ना हो सका, ना फंगाई में, ना प्लांटे में, ना एनिमेलिया में, ना प्रोकैरियोट्स में। तो जो इन चारों में नहीं आ सकता उसको हम डंप कर देते हैं प्रोटोक्टिस्टा में। तो प्रोटोक्टिस्टा में आपको बैक्टीरिया लाइक एनिमल्स भी नजर आएंगे, आपको सॉरी बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी नजर आएंगे, फंगाई लाइक ऑर्गेनिजम्स भी नजर आएंगे, प्लांटे लाइक ऑर्गेनिजम्स भी नजर आएंगे, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स भी नजर आएंगे। तो प्रोटोक्टिस्टा जिस ऑर्गेनिज्म को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है इन चार किंगडम्स में से, उसको प्रोटोक्टिस्टा एक्सेप्ट कर लेता है। So that's basically the classification of living organisms for you all. इसको लेकर कोई क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी, कोई चीज जो आपको लगा मैंने जल्दी एक्सप्लेन कर दी हो, एनीथिंग दैट यू गाइस वांट टू आस्क?